नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। यूक्रेन और रशिया के बीच जंग जारी है। यूक्रेन के सुमी शहर में सैकड़ों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इस बीच छात्रों ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया, भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। छात्रों का कहना है कि वो काफी दिनों से सुमी में फंसे हुए हैं और उन्हें अब खबर मिली है कि रूस ने 2 शहरों के बॉर्डर खोल दिए हैं और अब वो रशिया बॉर्डर की ओर हाथ में तिरंगा लेकर के बढ़ रहे हैं। तो सुमी में फंसे भारतीय छात्रों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। छात्रों ने वीडियो जारी करके मदद मांगी है। रशिया बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं छात्र। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हाथ में तिरंगा लेकर के ये छात्र बढ़ रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। Hello, we are students of Sumy State University. It's the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid, we have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. We are students of Sumy. यूक्रेन से छात्रों का लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित लाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि यूक्रेन में फंसे छात्र गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनसे मुलाकात करी और परिजनों से भी बातचीत करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे एक छात्र को सुरक्षित वतन लाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की पूरी मदद की जा रही है। कई छात्रों ने अपनी दर्द की दास्तां भी बताई है। बच्चों को सुरक्षित पाकर के उनके परिजनों ने खुशी जाहिर की है और मोदी सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ की है। तो अभिभावकों से बातचीत करी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। जो छात्र वापस लौटे हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी और ऐसे में छात्रों ने अपनी पूरी दर्द की दास्तां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखी और जो अभिभावक हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना की है। बहुत बड़ी समस्या अचानक आ गई थी। यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारे यहाँ के पूरे देश भर के लगभग 18,000-19,000 छात्र थे। हरियाणा के भी उसमें 1800 छात्र है। पहला काम तो यह है कि वो सकुशल वहाँ से वापस लौट आए। उसकी व्यवस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने की। हमारे कई मंत्री वहाँ गए, स्पेशल फ्लाइट्स वहाँ से चलाई गई और उसमें अधिकांश लोग वापस लौट आए हैं। फिर भी कुछ अभी शहरों में फंसे हुए हैं और बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग हैं उनको फ्लाइट्स लेकर के आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग अंदर रह गए हैं वो सुरक्षित कैसे निकले, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और हम लोग भी लगातार अपने जो हरियाणा के लोग हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। 1800 के आसपास हरियाणा के जो छात्र थे उसमें से 80 के आसपास अभी भी यूक्रेन में शहरों में जो हैं उनका संपर्क बना है और कैसे वो निकल सकते हैं उसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। और जब सब वापस आ जाएंगे तो फिर आगे इनके भविष्य की चिंता भी जरूर भारत सरकार भी करेगी, एमसीआई करेगी और हम उसको फॉलो करेंगे। इधर देखो बेटा, इधर देखो। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने यूक्रेन से लौटे छात्रों के मन की बात को साझा किया। इस दौरान नायब सैनी और सुभाष सुधा ने विद्यार्थियों की आप बीती को सुना और सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से चर्चा की। यूक्रेन से लौटे सत्यम, पौरुष और अदिति ने बताया कि उन्होंने ऐसे मंजर को महसूस किया जो शायद कभी भारत पाकिस्तान के बंटवारों के दौरान लोगों ने देखा होगा। उन्होंने बताया कि 1 मार्च को बंकर से निकलने के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे के जरिए बॉर्डर का सफर उन्होंने तय किया। अगर स्टेशन पहुंचने में कुछ मिनटों में ही देरी हो जाती तो वो शायद घर नहीं लौट पाते। सभी छात्रों ने वतन वापसी के बाद सरकार के प्रयासों की सराहना करी। तो वहीं नायब सिंह सैनी और सुभाष सुधा ने कहा कि बच्चों को वापस लाया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि हर एक छात्र वतन वापस आ जाए और किसी भी तरीके की उन्हें परेशानी ना हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने यूक्रेन से हमारे जो बच्चे फंसे हुए थे और किस हालात में जब एक बड़ा युद्ध चल रहा था उसके अंदर बच्चे सारे लगभग 25,000 बच्चा जो वहाँ पे फंसा हुआ था सभी को लाने की व्यवस्था करी
और आज मैं कहूँगा जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों से हमारी वीडियो कॉलिंग करके बात भी कराई थी 3 दिन पहले 4 दिन पहले, आज बच्चे हमारे समक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही खुशी का वातावरण है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा उन पेरेंट्स की दुआ बच्चों के प्रति, उन समाज के लोगों की, उन वासियों की, पूरे देशवासियों की दुआ थी कि बच्चे सुरक्षित आए। बच्चे ज्यादा होंगे तो उन्होंने मतलब नहीं करा। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 178 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय का भूमि पूजन किया और बहादुरगढ़ बस स्टैंड बहादुरगढ़ में अधिकारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, गांव कसार और जखौदा में राजकीय विद्यालय के नए भवनों का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल झज्जर गुरुकुल कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विज्ञान का विस्तार हो रहा है, हम अंतरिक्ष तक जा रहे हैं, लेकिन विज्ञान के साथ चरित्र निर्माण के लिए गुरुकुल बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा। योग हमारी लोक भाषा नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। हम आपको बता दें 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने गुरुकुलों को मिलने वाली राशि बढ़ाने की घोषणा कर दी है और गुरुकुल के पुनर्द्वार के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा करी है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुकुल झज्जर के महाविद्यालय का जो 106वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था, इसमें मेरा आना हुआ। यहाँ गुरुकुल आचार्य, गुरुकुल शिक्षा पद्धति और जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इसमें समन्वय करने की आवश्यकता है। ये सब लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसी प्रकार से हमारे पुरातत्व के जो संग्रहालय के नाते से जो संपदा जिसको संग्रह रूप में यहाँ रखा जाएगा, उसके भी भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। लगभग 50-60 करोड़ रुपये लगा करके उस पर एक भव्य संग्रहालय बनाया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र ऐसे लोगों को जिनकी रुचि है उनके लिए एक पर्यटन का ये केंद्र भी बन सके, उसके इस इलाके को बहुत लाभ होगा। सैकड़ों की संख्या में, चाहे नूह है, चाहे गुड़गांव है, चाहे पानीपत है, चाहे यमुनानगर है, बहुत जगह में घटनाएं मिली हैं उनको। और बहुत सी लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं, दूर तक ले जाते हैं और कई बार तो मिलती भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक समस्या है। इस समस्या के कारण से तनाव पैदा हो रहा है समाजों में। तो समाज के तनाव को कम करने के लिए, वो तो लोग कहते हैं इससे तनाव पैदा होगा, मेरा कहना है कि आज जो तनाव है उसको कम करने के लिए सामंजस्य, सौहार्द परिवारों में यानी समाजों में बना रहे, एक दूसरे के समाज में किसी प्रकार का ऐसा रोष प्रकट न हो। और धर्मांतरण करना कोई हमें कोई उसमें वर्जित नहीं है, यानी संवैधानिक एक अधिकार भी है धर्मांतरण। लेकिन धर्मांतरण लोभ से, लालच से, धोखे से, शादी के लालच से, विदेश भेजने के लालच से, नौकरी दिलाने के लालच से ये जो किया जाएगा तो ये समाज के लिए घातक है। इसलिए हम इसको रोकने के लिए धर्मांतरण स्वतंत्र बिल हम ही नहीं लाए, 8 स्टेट्स और ला चुके हैं, इसलिए हरियाणा में आवश्यकता। हरियाणा में 9वीं और 11वीं परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9वीं और 11वीं परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होने वाली हैं। परीक्षाओं की तारीख हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। परीक्षाओं की जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि 9वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगी, जबकि 11वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाओं का समय सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक रहने वाला है। विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से आरंभ हो रही हैं। इनकी डेट शीट बोर्ड की वेबसाइट www.bsch.org.in पर उपलब्ध है। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगी और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 मार्च से आरंभ होकर 13 अप्रैल तक चलेंगी। ये परीक्षाएं एक ही सत्र में होंगी, सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक। और मैं सभी विद्यालयों के मुख्याध्यापक और प्रिंसिपल को निर्देश देना चाहूँगा कि सभी परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित की जाए और परीक्षाओं का आयोजन नकल रहित किया जाए। धन्यवाद। परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू की गई हैं, तो ये बोर्ड का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि टीचर्स और बच्चों के सभी के दिमाग में एक परसेप्शन होता है इस समय पर कि परीक्षाएं मार्च में की जाएं। वो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होते हैं। तो बोर्ड ने अभी मार्च में परीक्षाएं कराकर बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय
और हमारे वर्दी डायरेक्टर सर, बोर्ड चेयरमैन, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये एक उचित समय पर उचित निर्णय लिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 11वीं परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू हो रही हैं। मेरा बेटा 9वीं में पढ़ता है और अब की बार खुश है कि ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं और एक शेड्यूल के तहत हो रही हैं। कोरोना के कारण 2 साल बच्चों की बर्बाद हो चुकी हैं। अब की बार बच्चों ने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से अच्छी तरह से पढ़ाई कर रखी है। हमें खुशी है कि बोर्ड परीक्षाएं ढंग से आयोजित करवाएगा और बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 11वीं परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू हो रही हैं। मेरा बेटा 9वीं में पढ़ता है और अब की बार खुश है कि ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं और एक शेड्यूल के तहत हो रही हैं। कोरोना के कारण 2 साल बच्चों की बर्बाद हो चुकी हैं। अब की बार बच्चों ने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से अच्छी तरह से पढ़ाई कर रखी है। हमें खुशी है कि बोर्ड परीक्षाएं ढंग से आयोजित करवाएगा और बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं। रोहतक जिले के महम खंड के गांव परमाड़ा में जल भराव होने के कारण किसानों की 125 से 150 एकड़ की जो भूमि है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। आपको बताते चले कि किसानों का कहना है कि अभी भी खेतों में काफी मात्रा में पानी भरा हुआ है, जिससे गेहूं की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे और बरसात के समय में कपास की लगभग 350 एकड़ की लगभग जो फसल है वो खराब हो चुकी है। तो किसानों की फसल जलमग्न हो चुकी है और किसानों ने पटवारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि गिरदावरी सही से नहीं करवाई गई है, जिसकी वजह से उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। पानी में पूरी 2-3 बार एसडीएम साहब के पास गए थे जी, हमारी पूरी गिरदावरी नहीं हो रही, गिरदावरी पूरी हो भी नहीं रही। आज इस भाई का खेत है यू नूरा यार बाड़ी के पेड़े खड़े आगे गेहूं भी नहीं बुआ हो रही और ऐसे गेहूं बुआ होने की वजह से कई किले खाली रह रहे हैं जी। और फिर मुआवजा है जी जो कर बाजरे के हैं, कोई भैया ऑनलाइन नहीं हुई तो वहीं भी रह रही हैं, उनका कोई नहीं चढ़ रहा। कुछ जगह सरसम बोन की छोटी दीवार सरसम भी पछेती थोड़ी छोटी है, एक बलायत की हुआ भी रही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। अम्बाला में सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे कर्मचारियों का भी सहयोग कर्मचारी संघ को मिल रहा है। पुलिस महकमे में कुक का काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि पुलिस महकमे में कार्य करने वाले कर्मचारियों का काफी शोषण हो रहा है। 4th क्लास के कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पहले डीसी रेट पर उन्हें रखा गया था ताकि बाद में उन्हें पक्का किया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें पक्का नहीं किया गया है। काम करते हुए 30 साल का समय बीत चुका है और लगातार ये जो कर्मचारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी पुलिस महकमा से कुक भर्ती है, जो कि कुकों का बहुत ज्यादा शोषण है। कुछ भाई हमारे आईआरबी में कुछ बंदे आउट स्टेट जाते हैं। पुलिस को तो 13वीं तनख्वाह मिलती है, 5000 अलाउंस भी मिलता है। हमारे 4th क्लास को कुछ नहीं मिलता क्योंकि वह 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। बाहर भी उनको क्या मिलता है चेहरे को। कच्चा को पार्ट टाइम कच्चे डीसी रेट थे पहला डीसी रेट पर के बंदे थे जो कि कच्चे करे गए पार्ट टाइम पे, जो 30 साल हो गए ना पक्के कर देते। डीएसपी 2 कुक ले रहे हैं, कोई भी कुक अलाउड नहीं इनको। तो हमारा इस विभाग में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। ना तो कोई ड्यूटी का टाइम टेबल है, कोई ड्यूटी का टाइम टेबल नहीं है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक काम लिया जाता है। कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं, कोई सरकारी छुट्टी नहीं। कोई भी हमने जैसा हमारे जो CLEL होते हैं मांगते हैं 5 देते हैं हमें 1, मुश्किल से बहुत मुश्किल से। डीएसपी पहले तो मना कर देते हैं, एक बार में जाके मना कर देते हैं, फिर दूसरी बार कई बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उनका हमारे जो अधिकार हैं जो हक हैं उनके लिए भी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उनसे। पलवल जिले की होडल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी 5000 रुपए का इनामी था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। गांव गन्नी की पड़ता है थाना चांदहाट में, और इसने पिछले साल 18 मार्च को
मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें केर सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तो रात माननीय एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार नाइट डोमिनेशन की हम चेकिंग कर रहे थे, तो एक हमें मुखबिर ने सूचना दी कि राजकुमार जो आप अपने बच्चों को मिलने आ रहे हैं। तो हमने नाका लगा के नाकाबंदी करके एक राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, डिजायर गाड़ी थी, तो उसको राउंड अप करके इसको काबू किया। भिवानी में हरियाणा स्टेट सब जूनियर और जूनियर कुराश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। चैंपियनशिप में प्रदेश के कई जिलों से खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित करके किया। चैंपियनशिप का आयोजन महात्मा ज्योतिषा द्वारा किया गया। कुराश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें बढ़ चढ़ करके खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मेरा नाम तन्वी नांदल है। मैं आज भिवानी कुराश खेलने के लिए आई हूँ और ये मेरा सेकंड ही मैच है जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है और आगे भी मैं गोल्ड मेडल लाऊंगी और अपने देश का नाम रोशन। मेरा नाम जनकार है। मैं यहाँ भिवानी में कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आई हूँ। ये मेरा पहला कंपटीशन है स्टेट का और मैंने पहली बारी में ही गोल्ड मेडल जीतना। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ऐसी अचीवमेंट करती रहूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। यहाँ पे आज सब जूनियर कुराश स्टेट चल रही है। लगभग पूरे हरियाणा से 300-350 के करीब बच्चों ने भाग लिया है, जो कि 10 साल में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और जो बच्चे यहाँ गोल्ड मेडल लेंगे वो सीनियर सब जूनियर नेशनल के लिए झारखंड धनबाद में पार्टिसिपेट करेंगे हरियाणा की तरफ से। वहाँ पे जो बच्चे गोल्ड लेकर आएंगे नेशनल के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से उनको कैश अवार्ड व स्कॉलरशिप मिलती है। आज सिद्ध पिफाव जयगिरी आश्रम में राज्य स्तरीय कुराश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और कुराश एक ऐसा खेल है, ये उज़्बेकिस्तान का एक खेल है, वहाँ से आया है। और अपना कुश्ती का ऐसा रूप ही है या विकृत रूप जी सकते हैं आप। हर जीवन में आज व्यक्ति केवल हम चाहते हैं कि बच्चा अध्ययन करके उच्च से उच्च अध्ययन करके कुछ बने, लेकिन बगैर बच्चा बिना खेले और बगैर खेल भावना से कुछ भी कर नहीं पाता। यानी कि संपूर्ण विकास के लिए, बुद्धि विकास के लिए, सारी विकास के लिए खेल बहुत अनिवार्य है। खबर हिसार से जहां हल्का उकलाना के नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके दलाल पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। वहीं शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि जब से नगर पालिका बनी है तब से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों को ठगा जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और उनके दलालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो भ्रष्ट कर्मचारियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है और जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर रिश्वत लगातार ली जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। सीएम विंडो पर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। मैंने ना पहले फार्म भरा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, तो उसके दौरान मतलब लगभग 3-4 वर्ष पहले मेरा फार्म भरा था। और उसके बाद जो हमारा बीच में मकान गिर गया, जिससे कि हमने इधर उधर से कहीं से भी पैसे उठा करके हमने मकान खड़ा किया। मेरे पापा ने पैसे ब्याज से उठाए, मेरी माँ ने छोटे छोटे ग्रुप लोन से पैसे उठाए, जिससे कि हमने मकान खड़ा किया। और उसके बाद अब हमारी किस्त मतलब 2022 के अंदर 16 फरवरी को आ चुकी है 2022 में। तो जिससे कि मतलब नगर पालिका के कर्मचारी और एक दीपक सुरेवाड़ा है गाँव का निवासी, जो कि दलाल है, वो हमसे पैसे रिश्वत मांग रहा है 1 लाख रुपये, जिससे कि वो हमें बार बार टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। रिश्वत 20,000 तो मैंने दे दिए हैं, मतलब फोर्स करके ले गया 20,000 रुपये। 30,000 रुपये शाम को लेने के लिए आया था, जिससे कि डरा धमका के मतलब अच्छा बुरा बोला मेरी माँ ने, और हमने भी बोला मारने की धमकी दे के गया, जिससे कि मेरा परिवार और मैं सदमे में मतलब डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। वो 20,000 पहले लेके गया है, 30,000 अब मांग किस चीज़ के रहा है, क्या करवाया उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि मैंने पास लोन करवाया है और हमने ही, हमारे बंदे होते हैं जो ऊपर यानी कि लोन पास करते हैं।
चरखी दादरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। आपको बताते चले, एसपी दीपक गहलावत ने निर्देश पर पुलिस ने रात में नाकाबंदी करी और हर एक वाहन की चेकिंग करी गई। चरखी दादरी थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे हरियाणा में विशेष नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चरखी दादरी में भी ये अभियान चलाया गया और जो भी गाड़ी वहां से आ रही थी उनकी जांच की गई है। तो नाकेबंदी करके वाहनों की चेकिंग कर रही है। अलर्ट मोड पर इस समय प्रशासन नजर आ रहा है। जो भी गाड़ियां गुजर रही थी सभी की चेकिंग की गई है। नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत ये नाकाबंदी करके चेकिंग की गई है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर आ चुका है और लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। नाकाबंदी करके वाहनों की चेकिंग की गई है। पलवल जिले के होटल में एक कपड़ा शोरूम में भीषण आग लग जाती है और आपको बताते चलें कि आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। ये तस्वीरें देखिए और देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है और देखते ही देखते आग ने अपने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। फिलहाल जब सूचना पुलिस को दी गई तो दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आग में जल करके लाखों का सामान खाक हो गया है। काफी नुकसान यहां बताया जा रहा है क्योंकि आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई थी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। पलवल की एक खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आग में जल करके लाखों का सामान खाक हो गया है। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।